बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 में हम वायरस के स्ट्रक्चर्स और बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल तक बात कर चुके थे और उसके बाद हमने कुछ वायरल डिज़ीज़ के हवाले से बात की जो कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि वायरस की डिज़ीज़ जो कोई भी है वो किस वायरस की वजह से होती है, इधर डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। और आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या जिसे एड्स कहा जाता है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो जिसमें इसका रिटन पोर्शन है, जिसमें एड्स की हिस्ट्री के हवाले से, एड्स की कुछ सिम्टम्स के हवाले से और फिर एड्स किन सेल्स पे एक्ट करता है इस हवाले से लिखा गया है, जो कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। दूसरा इसका पोर्शन जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज़ द इन्फेक्शियस साइकिल ऑफ द एड्स। हमारी बुक में जिस तरीके से वो साइकिल बना है हम उसी तरीके से एज सच ड्रा कर देते हैं और वो हमारा पूरा क्वेश्चन होता है, उसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है कोई भी इसकी डिटेल। तो स्टार्ट में हम एड्स से स्टार्ट करते हैं। तो 1980s में कुछ ऐसे यंग मेल्स पाए गए जिनके अंदर कुछ मुख्तलिफ़ तरह के सिम्टम्स नज़र आए और बाद में वो सिम्टम्स जब नज़र आए जिसमें नमूनिया था और कैंसर था इस तरीके से, और फिर बाद में ये चीज़ सामने आई कि दे वर होमोसेक्सुअल। इसके बाद ऐसे ही सिम्टम्स कुछ और लोगों में नज़र आए मगर वो होमोसेक्सुअल नहीं थे और फिर ये उस वक़्त अननोन था कि इसका कॉज़ेटिव एजेंट क्या है। फिर आफ्टर सम टाइम इसका कॉज़ेटिव एजेंट दरियाफ़्त हुआ, फिर इसको कोई नाम दिया गया है और फिर बाद में इसके कॉज़ेटिव एजेंट को एचआईवी का नाम दिया गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस टॉपिक से पहले का जो टॉपिक है रेट्रोवायरस, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। The AIDS was reported by some physicians in early 1980s in young males having one or more of the complex symptoms such as severe pneumonia, a rare vascular cancer कि उनके ब्लड वेसल्स में कैंसर, सडन वेट लॉस, स्वॉलन लिम्फ नोड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर लिम्फोसाइट्स बनते हैं। ब्लड वाला जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे वेरी सून इंशाल्लाह, उसमें हम ये इम्यूनिटी का एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें लिम्फ नोड का हम पढ़ते हैं। ये वो टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर लिम्फेटिक सेल्स बनते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बनते हैं जो कि इम्यूनिटी में पार्ट प्ले करते हैं। एंड जनरल लॉस ऑफ द इम्यून फंक्शन, और उन लोगों में इम्यून फंक्शन की भी कमी थी, उनकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो चुकी थी। ऑल दीज यंग पेशेंट वर होमोसेक्सुअल्स। Soon after the disease was discovered in non-homosexual patients who were given blood transfusion और blood product, और फिर बाद में कुछ ऐसे लोगों में ये यही सिम्टम्स आए जिनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गई थी, यानी उनको किसी दूसरे पर्सन का ब्लड लगाया गया था या उनका ब्लड किसी और को लगाया गया था। In 1984, the agent causing the disease was identified by the research teams from the Pasteur Institute in France and the National Institute of Health in USA। और इसके बाद 1984 में इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो डिस्कवर हुआ और इस कॉजेटिव एजेंट का 1986 में नाम रखा गया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी। तो ये डेट्स जो दो हैं ये भी एमसीक्यूज के हवाले से हम देखते हैं। इसके बाद सिम्टम्स यही वाले जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे, दीज आर द सिम्टम्स: सीवियर निमोनिया, वास्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, स्वोलन लिम्फ नोड एंड लॉस इन द इम्यून फंक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आ जाते हैं। और जो मेजर सेल्स अफेक्ट होते हैं दे आर द टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट एक ऐसे सेल्स हैं, लिम्फोसाइट बेसिकली ब्लड सेल्स होते हैं और दो तरह की लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, और दोनों ही लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी बनाने में इन्वॉल्व हैं। अब टी लिम्फोसाइट फर्दर तीन तरह के होते हैं लिम्फोसाइट, जिसमें से एक टाइप है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो एचआईवी जिन सेल्स को अफेक्ट करता है वो होते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और हेल्पर टी लिम्फोसाइट पार्ट प्ले करते हैं इम्यूनिटी में। जब ये एचआईवी इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है तो इसकी वजह से इम्यूनिटी उस तरीके से इम्यूनिटी में ये पार्ट प्ले नहीं करते, इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करते और इम्यूनिटी लॉस हो जाती है विच इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। As the HIV infection continues in the host, the decrease of the helper T lymphocytes results in failure of the immune system। कि immune system failure हो जाएगा जिसकी वजह से उस पर्सन में
एड्स के अलावा बहुत सी दूसरी बीमारियाँ भी उसकी बॉडी में आ जाएँगी, उसके लिए सस्केप्टेबल हो जाएगा। सेल और इससे ये भी फर्दर स्टडी से पता चला कि नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं, वो भी एचआईवी से अफ़ेक्ट होते हैं। और एचआईवी की एक ख़ुसूसियत है कि दिस इज़ होस्ट स्पेसिफिक। रिसर्च के दौरान इसी एचआईवी को मुख्तलिफ मंकीज़ के अंदर इंसर्ट करके देखा गया, मगर मंकीज़ में इन एचआईवी ने डिज़ीज़ काज़ नहीं की। इसकी वजह फिर ये जानी गई कि एचआईवी इज़ वेरी मच स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक, किसी भी सिर्फ़ ये ह्यूमन के अंदर ही डिज़ीज़ काज़ करेगा, बाकी ऑर्गेनिज़म्स के, बाकी एनिमल्स के अंदर ये एड्स काज़ नहीं करता। Recent studies on HIV reveal that virus infects and multiplies in monkey but does not cause disease in them, which means that HIV is host specific कि इसका जो host human है तो उसी में disease cause करेगा, हर एक के अंदर ये disease cause नहीं करेगा। इसके बाद इसकी ट्रांसमिशन और वी हैव रेड इन फर्स्ट चैप्टर भी इस पे बात उसमें भी बात करते हैं कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए, ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए, यूज्ड सिरिंज के ज़रिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल होता है। फिर प्रिवेंशन के लिए भी इसमें हम फिर यही करते हैं कि जो नीडल्स हैं, जो सिरिंज हैं, उनको अनटेंसाइल जो हैं और यानी जिसमें ये सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, उनका यूज़ अफेक्ट कह लें कि इस तरीके से जब उसको सिरिंज और नीडल्स वगैरह तो ज़ाया कर दी जाती हैं और जो अनटेंसाइल्स मीन्स जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको जो है वो स्टरलाइज़ करके इस्तेमाल किया जाए और फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचा जाए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करवाई जाती है, उस वक़्त टेस्ट लाज़मी करवाया जाए। नाउ वैक्सीन अगेंस्ट एचआईवी हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड। अब इसमें वैक्सीन भी बन रही है, मगर अभी तक मार्केट में इसकी वैक्सीन अभी तक भी नहीं आई। एंड इस एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन स्टार्टेड इन 2001 इन साउथ अफ्रीका। एडमिनिस्ट्रेशन अभी हो रही है, एक्सपेरिमेंट अभी हो रहे हैं, अभी इसकी प्रॉपर मेडिसिन जो मार्केट में मौजूद नहीं है। आपको इस स्ट्रक्चर टॉपिक में ये एक एचआईवी का स्ट्रक्चर मिलेगा और ये स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। जैसे बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आता है, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज, ऐसे ही ये आता है, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ एचआईवी। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी कि एक तो एचआईवी इज़ एन इन्वेलप्ड वायरस। दूसरी चीज़ ये आपको पता चल रही है कि इट इज़ एन आरएनए वायरस। तीसरी चीज़ कि इसके अंदर 2 आरएनए हैं। आरएनए 2 हैं। इट इज़ अ डबल आरएनए वायरस। इसके अंदर 2 आरएनए मौजूद है और इसके अलावा आप देखते हैं इसके अंदर 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ एंजाइम्स हैं। ये यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पे चीज़ें आती हैं। इसके गिर्द ये कैप्सिड है, कैप्सिड के गिर्द ये इन्वेलप है, इन्वेलप के ऊपर ये स्पाइक्स हैं और दीज़ स्पाइक्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये स्पाइक्स की मदद से ये टी लिम्फोसाइट के साथ अटैच करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में ये 1-2 एमसीक्यूज़ भी हम इसको अपनी कह लें कि फ़ोकस में रखते हैं। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे वो ऐसे ही आता है, ड्रा द इन्फेक्शियस साइकिल ऑफ एचआईवी। और वो इसी तरीके से हमने इसको ड्रा करना होता है। इसको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। इसको आप समझेंगे, हम थोड़ा-सा इससे आउट ऑफ द वे बात करेंगे, होता कैसे है ये? एक्चुअली ये वायरस है, इसके सिर्फ़ इसके अंदर ये इसका आरएनए के 2 स्ट्रैंड, अब ये इसके वायरस के स्पाइक्स हैं, ये इसके स्पाइक्स हैं। अगर इसको ये इसी तरीके से बाकी जगहों पे भी होंगे, इसके पूरे हम सिर्फ़ अब इसको 2-3 को शो करवाते हैं, ये स्पाइक्स हैं। दिस इज़ अ एचआईवी वायरस। अब ये है टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट है ये, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब हेल्पर टी लिम्फोसाइट की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर है, उसका नाम है CD4 रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है। दिस इज़ वायरस और ये टी लिम्फोसाइट है। ये टी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है। टी लिम्फोसाइट की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है, इस रिसेप्टर का नाम है CD4 रिसेप्टर। अब होता क्या है? इस तरीके से होता है कि ये जो रिसेप्टर है इसकी टी लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर, ये रिसेप्टर इज़ फॉर अटैचमेंट, ये रिसेप्टर अटैचमेंट के लिए। ये जो वायरस है, वायरस का जो एक स्पाइक है वो इसके साथ आगे इस तरीके से अटैच होता है। बाकी भी स्पाइक्स हैं इधर, ये इस तरीके से मौजूद हैं।
वायरस का जब एक साइट इसके साथ स्पाइक हो गया, अटैच हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वायरस बिल्कुल इसके साथ अटैच हो जाता है। अगर इसको डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे देखें तो वायरस इसके इस तरीके से साथ अटैच हो जाएगा ये। फिर क्या होता है कि यहाँ से वायरल ही ऐसे एंजाइम रिलीज करता है जो इस चीज़ को ब्रेक करेंगे। इस चीज़ को जब ब्रेक करेंगे तो ये वायरस का जो मटेरियल है जिस तरीके से बैक्टीरियोफेज में पड़ा था वो इधर आ जाएगा इसके अंदर। और हमारी बुक में इधर से शुरू किया गया है, ये देखें आपने, इधर से ब्रेक किया गया है और यहाँ से बाहर आ रहा है। इसके पीछे के ये स्टेप्स फिर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होती कि ये क्या चीज़ है, CD4 रिसेप्टर। तो टी लिम्फोसाइट के ऊपर ये CD4 रिसेप्टर हैं जो कि रिसेप्ट करते हैं बेसिकली दे प्रोटीन आर इन नेचर, जो कि इस स्पाइक के साथ ऐसे बाइंड करेंगे ताकि ये वायरस इस टी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड हो जाए। और जब फिर इसमें ये अफेक्ट होते हैं, इसकी बॉडी को ये जाके अफेक्ट करेंगे, जो कि बाकी साइकिल हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये इसके हवाले से कुछ कह लें कि कंसेप्ट बेस के स्टार्टिंग में इसकी इनिशिएशन कैसे होती है। बाकी तो इसके स्टेप जो कि लिखे हुए हैं वैसे पढ़ लेने ईजी हैं, इनको ज़रा वन बाय वन अब देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले दो स्ट्रैंड हैं, ये बाकी चीज़ें तो बाहर रह जाती हैं। हमने वी नो दैट कि एनिमल वायरस में सिर्फ इसका RNA ही ये अंदर जाएगा। तो ये इसका डबल स्टैंडर्ड जो RNA है ये, और कुछ यहाँ पे ये प्रोटीन्स हैं, ये सेल के अंदर आ गई। और साथ में इसके ये दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम्स हैं ये भी अंदर आएंगे। अब यहाँ पर एक प्रोसेस सबसे ये प्रोसेस है अटैचमेंट एंड एंट्री। हम ये तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखते भी हैं, इनको इसके साथ लिख लें, इनको अलग लिखने होते हैं ये। Attachment, entry and uncoiling. The virus या viron enters the host cell and it is uncoated into the cytoplasm। अटैच करने के बाद साइटोप्लाज्म में अनकोटेड है, मीन्स इसकी प्रोटीन वगैरह नहीं है, बाहर रह गया ये कैप्सिड, और ये सिर्फ और सिर्फ इसका RNA और कुछ यहाँ पे इसकी प्रोटीन और बाकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आए। उसके बाद अब सेकंड स्टेप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, दूसरा प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसमें आरएनए से बैक टू द डीएनए बनता है। अब इसमें क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेस द वायरल आरएनए एज अ टेम्पलेट टू फॉर्म अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड देन यूज द डीएनए स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट टू कंप्लीट अ डीएनए डबल स्ट्रैंड। यानी यहाँ पे आप देखते हैं कि ये दोनों वायरल आरएनए, अब वायरल आरएनए एक एज अ टेम्पलेट काम करेगा, उसके मुताबिक डीएनए बनेगा। इसके मुताबिक यहाँ पे डीएनए बना, यानी ये वायरल आरएनए है, वायरल आरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट और इसने यहाँ पे अपना डीएनए बना दिया। तो इसमें एक ये आरएनए है और दूसरा डीएनए है, तो इसको हम कहते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड। अब उसमें ये जो डीएनए था, इस डीएनए ने दोबारा अपनी रेप्लिकेशन करके अपना एक और स्टैंड बना दिया, तो दोनों के दोनों जो स्टैंड बन गए वो डीएनए के बन गए। जो आरएनए था, एक और एंजाइम यहाँ पे होता है न्यूक्लियेज एंजाइम उसे बोलते हैं, राइबो RH न्यूक्लियेज, यहाँ पे अब उसका जिक्र नहीं है, वो इस आरएनए को डिसोसिएट कर देता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो इसका आरएनए है ये कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में, कि पहले ये आरएनए है डबल स्टैंड, इसमें से एक आरएनए एज अ टेम्पलेट काम करेगा और एज अ टेम्पलेट काम करके अपने साथ डीएनए बना देगा। तो दिस इज डीएनए, दिस इज आरएनए, तो इट विल बी द कॉल्ड एज आरएनए डीएनए टेम्पलेट। ये आरएनए डिसोसिएट हो जाएगा और ये डीएनए दोबारा से रेप्लिकेट करके यहाँ पर अपने जैसा एक और बना देगा, तो इट विल बिकम डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये वायरस का डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है और ये प्रोसेस होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस सेल के इस जो लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। जब इसके न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, यानी ये जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, तो अल्टीमेटली इस सेल के न्यूक्लियस में इसका अपना डीएनए मौजूद है। तो वहाँ पे जो ये वाला डीएनए है और जो इस सेल का अपना डीएनए, दोनों एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा, उसको नाम दिया जाता है प्रोवायरस। कि जिसमें ये आप देखते हैं कि रेड कलर का जो ये वाला डीएनए है और ब्लैक कलर का जो इस सेल का अपना डीएनए, वहाँ पे इस डीएनए को यूज़ करते हुए फिर दोबारा से इसके अंदर आरएनए बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
और वो आरएनए जब सेल से बाहर आते हैं, सेल से बाहर आके इस सेल के गोल्जी बॉडीज़ को यूज़ करते हुए, इस सेल के राइबोसोम को यूज़ करते हुए अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन बना के इस तरीके से उनको पैक करते हैं और पैक करने के बाद फिर सेल्स इधर से डिसोसिएट हो जाते हैं, सेल से बाहर निकलते हैं, एंटर एक होता है और बाहर काफ़ी ज़्यादा ये पैकिंग की फॉर्म में निकलते हैं और ये निकल के मज़ीद लिम्फोसाइट को अटैक करते हैं। इस तरीके से पूरी बॉडी के लिम्फोसाइट इससे अफेक्ट होते हैं। तो थर्ड जो इसका पॉइंट है, वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। या इससे आगे हम पढ़ेंगे, दी डीएनए देन एंटर्स द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द होस्ट, कि होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, बिकमिंग अ प्रो वायरस, और उस पोजीशन को उसको बोला जाता है प्रो वायरस, उस सिचुएशन को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द प्रो वायरल डीएनए ये वाला इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, ये आरएनए में कन्वर्ट होगा एंड ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, और फिर यहाँ से बाहर निकल के इस सेल के राइबोसोम को यूज़ करते हुए प्रोटीन बना देगा। फोर्थ स्टेप, असेंबली एंड रिलीज। न्यू कैप्सिड असेंबल अराउंड viral RNA and attached reverse transcriptase molecule and bud from the plasma membrane, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बड की सूरत में बाहर आ जाता है। इसकी अब हमने ये बात पढ़ी थी कि वायरस अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी के लिए होस्ट का इस्तेमाल करता है। अब आप देखते हैं कि होस्ट के डीएनए को ही यूज़ करते हुए इसने अपना आरएनए बनाया, होस्ट के राइबोसोम को यूज़ करते हुए ये बनाएगी यहाँ पर प्रोटीन, और वो प्रोटीन ने कैप्सिड बना दिया, उस प्रोटीन ने स्पाइक्स बना दी, उस प्रोटीन से नेक्स्ट गोल्जी अपरेटस में प्रोसेसिंग के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बन गए। तो सारा कुछ इसने इस अपने होस्ट सेल से ही बनाया। तो इस तरीके से ये बड ऑफ हो जाएगी और नेक्स्ट मज़ीद सेल्स को अफेक्ट करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जिसको कि हम ड्रा करते हैं और साथ में इसके पॉइंट अगर साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको अलग लिख देते हैं हेडिंग्स की फॉर्म में, ये लिखने लाजमी होते हैं।